लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेंस मेकर्स फॉर्मूले को बना लिया था, मतलब लेंस हमारा अब तैयार हो चुका है। अब लेंस जब तैयार हो गया तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इस वीडियो में जो भी हम पढ़ने वाले हैं 101% वो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूले के एप्लीकेशन। देखते हैं कि लेंस जब पानी के अंदर जाता है तो क्या होता है। देखते हैं कि एक पेपर वेट के अंदर एयर का बबल दिखता कॉन्वेक्स है, बिहेव कॉन्केव करता है कि कॉन्वेक्स करता है। एक स्विमर जब अंदर जाता है, ये स्पेक्स लेकर जब मैं एक पानी के अंदर जाऊंगा तो ये स्पेक्स क्या मेरे काम करेंगे, सेम पावर इनकी रहने वाली है या नहीं है, या कुछ और होने वाला है, ये सब पर बातें होंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सिंपल से कॉन्सेप्ट है यहां पर, और वो सिंपल लॉजिक ये है कि आपके पास एक ग्लास का लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, और मैंने यहां ग्लास लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्लास का ही हो सकता है। लेंस कैन बी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का बन सकता है। उसके सराउंड में हमारे पास एयर है, तो जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला था वो ये कहता है 1/f इज इक्वल टू 1μ2 - 1 1/r1 - 1/r2। r1 का मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड की, पहली साइड की, और r2 का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरी वाली साइड की। सो r1 और r2। अब आप देखो यहां पर जब आप एयर में हो तो एयर से आपके लेंस के अंदर रेज जा रही हैं, तो ये एयर में फोकल लेंथ अपन ने मान ली कि fa है, और ये हो जाएगा a/μg। क्यों? क्योंकि आप एयर से ग्लास के अंदर जा रहे हो। सो वन पहला मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो गया ग्लास। सो a/μg -1 1/r1 - 1/r2। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी वो r1 और r2 थी हमारे पास। यहां पर साइन रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लेना साइन की। क्यों? क्योंकि हम एक फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसको मैपिंग कर रहे हैं हम फॉर्मूले की, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहां आ जाओ जरा। अब मैंने इस पूरे के पूरे लेंस को उठाकर एक लिक्विड के अंदर ले गया, और अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी। क्या फोकल लेंथ सेम रहेगी? क्या इसकी पावर बदल जाएगी? क्या होने वाला है? तो उसके लिए पहले आप एयर से ग्लास में जा रहे थे, अब आप लिक्विड से ग्लास में जा रहे हो, कुछ तो बदलेगा ना यार भाई। क्या बदलेगा? तो अब आप देखो, पहले आप a/μg लिख रहे थे, अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे लेट द फोकल लेंथ इन लिक्विड इज fl, और अब आप l/μg लिखोगे। क्यों? क्योंकि पहला मीडियम लिक्विड है और दूसरा मीडियम ग्लास है। सो दिस विल बी l/μg -1 1/r1 - 1/r2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकाल कर लानी थी नई फोकल लेंथ और पुरानी फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, और यहां जो जुगाड़ है वो ये है कि भाई लेंस को तुमने तोड़ा मरोड़ा तो नहीं है ना। लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले थी, बाद में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेंगी, मतलब r1 r2 बदलने वाला नहीं है। तो इसको गायब कर दो यहां से। कैसे गायब करें? दो इक्वेशंस हैं, दोनों को डिवाइड कर दो। मैंने डिवाइड कर दिया, 1 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 1/fa, ये पूरी चीज इक्वल टू दिस, और ये सेकंड वाली इक्वेशन यहां पर आ गई 1/fl, और ये पूरी चीज यहां आ गई। ठीक है, ये fl चला जाएगा ऊपर, fa रहेगा नीचे। a/μg -1, ये वाला पार्ट तो हो गया कैंसिल। अब हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि अगर अपने पास w/μg है तो अपन लोग उसको लिख सकते हैं μg/μw, या फिर 1μ2 है तो उसको लिख सकते हैं अपन μ2/μ1। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, क्योंकि मुझे लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का नहीं पता, मुझे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, l/μg को लिख दूंगा μg/μl -1। सो ये अपने पास आ गया fl/fa इज इक्वल टू a/μg -1, ये तो एब्सोल्यूट ही था, और l/μg को मैंने लिख दिया μg/μl। ये फॉर्मूला हमें बहुत सारी चीजें करवाएगा, ये फॉर्मूला हमारे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगा, और कैसे करवाएगा वो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो सिंपल लॉजिक लगाना है, जब भी इसका न्यूमेरिकल आए तो fa/fl या fl/fa इज इक्वल टू a/μg/l/μg -1। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं तो दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर देना, उसको भी रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि बोर्ड लेवल में आपको फॉर्मूला याद हो ना हो, आपको फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। चलो अब देखो जरा, ये आ गया एक क्वेश्चन। आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाएगा कि जब आपने जिस लिक्विड के अंदर डाला, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमने जो अभी निकाला है उसको देखें, तो अगर मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि लेंस को आपने जिस मीडियम के अंदर डाल दिया है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मतलब लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है,
तो भाई ऑब्वियसली यहां पर देखो ए म्यू जी, ये तो हमारे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, ये चीज कभी भी 1 से छोटी हो नहीं सकती, तो ये चीज तो ग्रेटर देन 1 है, तो ऊपर वाली पूरी चीज हमेशा पॉजिटिव है। अब अगर आप नीचे देखो म्यू जी बड़ा है, तो जब म्यू जी बड़ा है तो ये चीज भी 1 से बड़ी आएगी, जब 1 से बड़ी आएगी तो दिस -1 करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये चीज भी पॉजिटिव है, ये चीज भी पॉजिटिव है, तो जो साइन आपके पास एफ ए का होगा, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव, तो जो आपके पास एफ ए का साइन है, क्योंकि ये पूरी चीज पॉजिटिव है, तो अगर एफ ए पॉजिटिव हुआ तो आंसर पॉजिटिव, अगर एफ ए नेगेटिव हुआ तो आंसर भी नेगेटिव। मतलब पहले फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव थी मतलब कॉन्वेक्स था, तो बाद में भी वो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहने वाली है, मतलब लेंस कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा। फोकल लेंथ बदलेगी वो अपन न्यूमेरिकल में करेंगे। मतलब कि जब भी किसी लेंस को ऐसे मीडियम में डाला जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, उस केस में लेंस का नेचर चेंज नहीं होता। कॉन्वेक्स था तो वो कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव था तो कॉनकेव ही रहेगा। नेचर विल नॉट चेंज, सो नेचर विल नॉट चेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली कहानी देखते हैं। देखो भाई अगली कहानी आ गई। अब मैंने कहानी में ट्विस्ट ला दिया, ट्विस्ट ये ला दिया कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस के कंपैरिजन में, जो भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, और किसका ज्यादा है, लिक्विड का ज्यादा है। अब क्या होगा, अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, तो देखो फिर से फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर अब हम देखें यहां पर, तो आप ये देखो ए म्यू जी -1, ए म्यू जी हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम हो 1 से बड़ा ही आएगा, तो ये चीज तो आपके पास पॉजिटिव है। मगर क्योंकि अब आपका म्यूएल बड़ा है, जब आपका म्यूएल बड़ा है म्यू जी से, तो म्यू जी अपॉन म्यूएल करोगे तो दैट विल बी लेस देन 1, क्योंकि अब की बार लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास से। जब लिक्विड का ज्यादा है तो बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर तो छोटा आएगा ना यार 1 से, तो ये आंसर तुम्हारा आया 1 से छोटा, जब उसको 1 से माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा नेगेटिव। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, अगर आपका ये वाला फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब कि अगर ये कॉन्वेक्स था तो फोकल लेंथ अब नेगेटिव आ रही है, मतलब ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये नेगेटिव होता, यहां पर नेगेटिव मतलब ये कॉनकेव होता पहले, और ये माइनस उधर जाता तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, तो नई फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, मतलब कॉनकेव की, पहले कॉनकेव था अब पॉजिटिव आ गई, मतलब कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब नेचर ही बदल गया। ये लड़का लड़की बन चुका है और लड़की लड़का बन चुकी है। अब क्यों, क्योंकि नेचर जो था, जो लिक्विड था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सामने वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो इसने अपनी नेचर ही बदल डाला। नेचर ही बदल डाला मतलब कि कॉन्वेक्स दिख रहा है। डायग्राम गलत नहीं बनाया बाबा जी ने, डायग्राम बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स होना चाहिए था कन्वर्जिंग, मगर क्योंकि अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो साइड में लिक्विड है उससे कम है, तो ये कन्वर्जिंग होने की जगह हो गया डाइवर्जिंग, और जो कॉनकेव दिख रहा था आपको डाइवर्जिंग, मगर अब वो निकल के आ गया है कन्वर्जिंग। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के। तो जब भी आपके पास ऐसी कहानी बने उस केस में आप कहोगे नेचर विल चेंज। पहले वाले में नहीं बदला नेचर, क्यों, क्योंकि लिक्विड का कम था ग्लास का ज्यादा था। दूसरे वाले केस में लिक्विड का ज्यादा हो गया तो नेचर बदल गया। अब आती है कहानी तीसरे नंबर की। तीसरे के लिए अगर अपन देखें तो अपने पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू ए म्यू जी -1, म्यू जी बाय म्यू एल -1। अगर दोनों के लिक्विड का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो उस केस में म्यू जी बाय म्यू एल हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 अपॉन 0 बन जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि फोकल लेंथ आ रही है इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी का मतलब है कि जो पैरेलल आने वाली रेज हैं वो जहां पर मीट करती थी, वो जो डिस्टेंस होती थी ऑप्टिकल सेंटर से, वही तो फोकस कहलाती थी। बट यहां पर तो वो कुछ है ही नहीं, वो तो बोल रहा है कि पैरेलल आने वाली रेज पैरेलल जाकर इन्फिनिटी पर ही मिलेंगी, तब जाकर तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी आएगी। सो आप ये डायग्राम को गलत मत कहिए, ये डायग्राम ये कहना चाह रहा है कि जो लेंस है और जो लिक्विड है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। लाइट के पास आंखें नहीं होती, लाइट को पता चलता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से कि मुझे अब अपना पाथ बदलना है। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स सेम है तो लाइट अपना पाथ ही नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चला कि मीडियम बदल गया, ये लिक्विड था, ये ग्लास था, उसको इससे मतलब ही नहीं है, उसको मतलब था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां बदल नहीं रहा। सो प्लेन जो पैरेलल रेज आ रही थी वो पैरेलल ही चली जाएंगी, यहां पर भी जो पैरेलल आ रही थी वो पैरेलल ही चली जाएंगी, और इस केस में आपका जो लेंस है वो डिसअपीयर हो जाएगा और ये बिहेव करेगा एज अ प्लेन ग्लास स्लैब। तो अगर प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कराना है तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दो। अगर उसका नेचर सेम रखना है तो लिक्विड का कम होना चाहिए, अगर उसका नेचर बदलवाना है तुमको तो फिर लिक्विड का ज्यादा होना चाहिए। अब आ जाओ जरा उस क्वेश्चन की तरफ जो मैंने अभी तुमसे पोज किया था, और मैंने कहा था कि एक पेपर वेट के अंदर एक एयर का बबल है और वो आपको कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। अब पेपर वेट के अंदर ये जो पार्ट है ये ग्लास का है, ये ग्लास है, ठीक है। अब अगर आप, ये ग्लास है और ये अंदर एयर है, आपको ये देखना है ये दिख कैसा रहा है, ये दिख रहा है कॉन्वेक्स, देखो ना यार, ये कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है ना यार, ऐसा कुछ, ये कॉन्वेक्स है। अब अगर ये कॉन्वेक्स की तरह आपको दिख रहा है मगर अंदर एयर है और बाहर ग्लास है, मतलब बाहर वाला मीडियम डेंसर है, अंदर लेंस के अंदर वाला मीडियम जो कॉन्वेक्स दिख रहा है वो अपने पास रेयरर है, इसका मतलब है कि नेचर बदल जाएगा। सो दिस बबल विल एक्ट लाइक अ कॉनकेव लेंस इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा ये बबल। और ये जो नेचर है इसलिए बदल गया क्योंकि पेपर वेट के बाहर ग्लास था, इस सेक्शन में एयर के बाहर, और ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वो 1 है, मीडियम का ज्यादा है, ग्लास का कम है, लेंस के मटेरियल का, इसीलिए नेचर बदल गया। मैंने कहा था अपन सारी चीजों के आंसरों पर डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक डाइवर था वो पानी के अंदर चला गया तो भाई पहले एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास था, फिर लिक्विड के रिस्पेक्ट में आ गया, फोकल लेंथ बदल जाएगी, पावर बदल जाएगी, मतलब बाहर तुम्हें साफ दिख रहा था, अंदर जाते ही ये दुनिया मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ बदल गई, पावर बदल गई, सब चीजें जो हैं वो ब्लर हो जाएंगी। ध्यान रखने वाली बात है। चलो अब अपन कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड, और फिर फाइनली ये खत्म हो जाएगा। सो देखो यहां पर पहला न्यूमेरिकल, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन अ थ्रू ऑफ अ लिक्विड, what must be refractive index of the liquid in order to mark the lens disappear। disappear करना है, गायब करना है। गायब मैंने बताया था कब होता है, गायब जब होता है जब रे अपने पाथ से बेंड ही नहीं होंगी, तुम्हारी आंखों को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है बीच में। क्यों? क्योंकि रे ने अपना पाथ ही नहीं बदला। इसका मतलब है, इसका सिंपल आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू द ग्लास विच इज इक्वल टू 1.5। तो अगर आपने एक ऐसे लिक्विड में इसको रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो आपका जो लेंस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। A biconvex lens made up of transparent material of refractive index 1.5, मतलब कि जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, is immersed in a water of refractive index 1.33। अगर वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दे रखा है 1.33, आप चाहो तो इसको 4/3 भी लिख सकते हो, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। 4/3 इज ऑल्सो 1.33 और 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए आपको। Will the lens behaves as converging और diverging? तो यहां पे इसका आंसर तो तुम्हें यही मिल गया, तुम्हारे पास इसका आंसर तो यही मिल गया। ये कैसा लेंस था? कॉन्वेक्स था, मतलब कन्वर्जिंग था। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.5 है, इसका मतलब है म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू वाटर, क्योंकि 4/3 1.33 है और ये 1.5 है। ग्लास का ज्यादा है, लेंस के मटेरियल का ज्यादा है, वाटर का आपके पास बाहर कम है। इसका मतलब है इसका बिहेवियर नहीं बदलेगा और ये कन्वर्जिंग ही बिहेव करेगा। सो इट विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहां पर लिक्विड का कम है। अब आपसे बोला गया कि फाइंड द न्यू फोकल लेंथ। अगर एयर में फोकल लेंथ FA थी तो और 10 सेंटीमीटर थी तो जो फॉर्मूला अभी दिया था मैंने तुमको यहां पर इस वाले केस में, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर आ जाओ जल्दी से। म्यू जी की वैल्यू रख दो, म्यू जी यहां पर म्यू एल रख दो, FA की वैल्यू 10 है। निकालो जरा आंसर और मुझसे मैच करना। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आएगा और इस टाइप का क्वेश्चन। तो भाई जैसा मैंने कहा फॉर्मूले में रखो जल्दी से वैल्यू। आपके पास म्यू जी दे रखा था 3/2 -1
अगर आप देखो तो म्यू जी की वैल्यू 3/2, म्यू एल की वैल्यू, वाटर की वैल्यू दे रखी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 4/3 -1, 3/2 -1 विल बी 1/2, 3/2 अपॉन 4/3, ये 3 चला गया ऊपर तो ये बन जाएगा 9/8 -1, 9/8 -1। और एफ एयर में फोकल लेंथ दे रखी है 10, तो ये मैंने 10 रख दिया। 9/8 -1 करेंगे तो 1/8, ये 1/2 था, 8 चला गया ऊपर, 2 है नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4। यहां से 10 उधर चला गया तो आंसर आ गया फोकल लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर आपके पास कितने टाइम्स बढ़ गई फोकल लेंथ? 4 टाइम्स बढ़ गई। फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर कितने टाइम्स कम हो गई? 4 टाइम्स कम हो गई। मतलब किसी भाई को अगर 1 डायोप्टर का चश्मा लगा था तो वो 0.25 की तरह पावर दिखाएगा। मैंने कहा था ना दुनिया इधर की उधर हो गई, तो बस ऐसा ही होता है। तो ये आपके पास पहला केस था। जब आपने पहले वाले केस में मैंने तुम्हें बताया कि जब इक्वल होगा तो डिसअपियर। दूसरे केस में मैंने तुमको यह बताने की कोशिश करी कि अगर लिक्विड का कम है तो फोकल लेंथ बढ़ रही है, नेचर नहीं बदल रहा। और यह रहा आपके सामने तीसरा केस। मैंने कहा था ना एक वीडियो में आपको उतनी सारी चीजें दे दूंगा जो आपको इतनी जगहों पे ढूंढने पर मिलेगी, साथ में कम टाइम में प्रिसाइजली आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं। अब इस केस को देखो, कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, कॉन्वेक्स है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि अपने को टेंशन नहीं है, ठीक है, यानी कि कन्वर्जिंग है 1.5। अब अपन ने इसको एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 हो गया। विल इट बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस? तो पहले का आंसर तो यहीं पे दे दो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से कम है, मतलब नेचर विल चेंज। नेचर विल चेंज का मतलब क्या हुआ? नेचर विल चेंज का मतलब यह हुआ कि पहले कन्वर्जिंग था तो अब इट विल बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस, तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब आपसे कहा गया कि नई वाली फोकल लेंथ निकाल कर लाओ। भैया दोनों मीडियम में जब आपने डाला तो क्या बोल रहा है ये? हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज इन द टू मीडिया? पहले मीडियम में क्या थी और दूसरे मीडियम में क्या हो गई, तो उसके कंपैरिजन में आपको बताना है कि कितने टाइम्स बढ़ गई, कितने टाइम्स कम हो गई, या पहले पॉजिटिव थी तो नेगेटिव कितनी हो गई। तो ये आपको निकाल कर लाना है। सीधे सीधे फॉर्मूले पर आ जाओ, आंसर सामने है। तो यहां पर अपने पास यह आया FL अपॉन FA इज इक्वल टू ए म्यू जी -1, म्यू जी बाय म्यू एल -1, ए म्यू जी 1.5 था -1। अब अगर यहां पर देखें म्यू जी की वैल्यू 1.5, म्यू एल की वैल्यू 1.6, ये दोनों के डेसिमल हटा दो, ये हो जाएगा 15/16। 1.5 -1 करेंगे तो 0.5, तो ये हो जाएगा 15/16 -1, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो 15 - 16 अपॉन 16। अब ऊपर तो हो गया 0.5, नीचे हो गया अपने पास ये -1 और ये हो गया 16, तो 0.5 अपॉन -1/16, 16 चला गया ऊपर, आंसर आ गया -8। मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड इज -8 टाइम्स ऑफ FA। माइनस का मतलब है कि अगर FA पॉजिटिव था तो FL नेगेटिव, नेचर बदल गया और फोकल लेंथ कितने टाइम्स बढ़ गई? 8 टाइम्स बढ़ गई। अगर दोनों का डिफरेंस निकालना होगा तो सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल देना FL माइनस FA का, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द चेंज इन फोकल लेंथ। मतलब एट FA माइनस FA 7 FA से आपकी फोकल लेंथ चेंज हो गई है। अगर सिर्फ चेंज निकालना है और अगर नई फोकल लेंथ निकालनी है तो -8 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोकल लेंथ। आपको मैंने तीनों केसेस दिखा दिए, इक्वल वाला भी, ज्यादा वाला भी, कम वाला भी, उसके बेस जो ग्राफ बन सकते थे, उस पर बेस जो डायग्राम बन सकते थे, वो भी मैंने तुमको सारे दिखा दिए। तो इस वीडियो में तो अपन यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड केसेस की। बट तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, लाइक्स बनाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, क्योंकि यही हमारी एनर्जी का सोर्स है। और मैंने कहा था ना फाड़ेंगे इस बार भी, नंबर क्या नंबर के, तो पापा को भी आना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।